नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, हम इस किताब से आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। पवित्र त्रिमूर्तियाँ, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंत में आनंद कर्णेश जी द्वारा पूछे हुए प्रश्न का माँ जवाब दे रही थी। यहाँ पर माँ उन दिव्य आत्माओं के तत्व के बारे में हमें समझा रही थी कि वो एक भी हैं और अनेक भी हैं। जब आनंद कर्णेश जी ने इसे और विस्तार रूप से समझाने की कोशिश की तो माँ ने हमें एक अद्भुत उदाहरण दिया। एक जंगल जिसमें अनेक पेड़ हैं और उस हर पेड़ पर अनेक फूल हैं। तब माँ ने बताया कि अब ये इमेजिन करो बेटा कि हर एक फूल शून्यता है, हर एक पेड़ शून्य है। फिर आप देख पाओगे कि उस जंगल में हर शून्यता के पेड़ पर शून्यता के फूल खिले हुए हैं और वो जंगल एकत्व का ही रूप है। आगे बढ़ते हुए माँ हमें उन दिव्यात्माओं के रूप के बारे में और विस्तार से समझाते हुए कहती हैं कि आप उसे दो दृष्टिकोण से देख सकते हो। आप चाहो तो अपने भौतिक रूप से उसे समझने की कोशिश कर सकते हो, पर भौतिक रूप से हर किसी चीज को समझने में हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सबकी सीमाएं हमें नजर आती हैं। इसीलिए हमारे समझ के हिसाब से माँ ने वो उदाहरण दिया। पर जब इसी चीज को हम शून्यता के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें सब एकत्व में नजर आता है। वहां पर कोई परिधि न होने के कारण सब चीजें एकत्व में जुड़ी हुई नजर आती हैं। माँ ये कहती है कि दिव्य आत्माएं और समस्त ब्रह्मांड, इनकी सृष्टि हमारे सामूहिक मन से हुई है। दोस्तों, यहां से आज के एपिसोड में जो हम सुनने जा रहे हैं वो एक वेदांत का अद्भुत विवरण है दोस्तों। इसे हमने क्वांटम साइंस के रूप में कई किताबों में पढ़ा होगा, पर क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स जब हम किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्वांटम साइंस के, क्वांटम फिजिक्स के ऐसे कितने सिद्धांत हैं जिसे समझाने में अध्याय लिखे गए हैं पर जिसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ उसी क्वांटम साइंस, उसी क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को यहाँ पर इतने सरल रूप से हमारे सामने ला रही हैं दोस्तों। आराम से आंख बंद करके माँ के एनर्जी से जुड़कर हम इस क्वांटम साइंस के, इस सृष्टि के रहस्य को माँ के साथ जानने का प्रयत्न करें। माँ ये कहती है कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है, ये सारी सृष्टि जो है, ये सारे दिव्यात्मा जो है, वो हमारे सामूहिक मन से पैदा हुई है। और ये सामूहिक मन कहाँ है? ये हमारे अंदर भीतर गहराइयों में है। हम एक एक चीज माँ जो कह रही है उसे सुनते हुए समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। माँ आगे ये कहती है कि अगर ये जो सारी सृष्टि जो माँ ने कही है, दिव्य आत्माएं, समस्त सृष्टि, अगर इसको देखने वाला कोई नहीं है तो ना ही ये दिव्यात्मा और ना ही ये विश्व इस शून्यता से उद्भव हो पाएंगे। तो एक बात तो सही है दोस्तों, यहां तक हमने समझ ली है कि जो भी कुछ सृष्टि यहां तक आई है और जो हम देख सकते हैं, हमारी अदृश्य सृष्टि है, उसका जनन शून्यता से ही हुआ है। एम्प्टीनेस से समस्त ब्रह्मांड उद्भव हुए हैं। ये बात तो हम कितने एपिसोड से सुनते आ रहे हैं, पर यहां पर यह समझने की हमें आवश्यकता है, जो नई बात माँ हमारे सामने लेकर आ रही हैं इस किताब में, वो ये कह रही है कि अगर इन चीजों को देखने वाला कोई नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता हो, अगर इन चीजों को, किन चीजों को दोस्तों?
इन दिव्य आत्माओं को, इन समस्त सृष्टि को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामूहिक मन से जो पैदा हुई हैं, अगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है तो ना ही वहां पर दिव्य आत्माएं होंगी, ना ही वहां कोई ब्रह्मांड। ये सही है क्या कि देखने वाला नहीं है तो वहां देखने लायक चीज भी कुछ नहीं है? कि मतलब अगर देखने वाला नहीं है तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता? मां ने कहा एग्जैक्टली, मां कह रही है यही सत्य है बेटा, कि किसी भी चीज की उपस्थिति देखने वाले पर निर्भर करती है। अगर उसे देखने वाला कोई नहीं है, ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है, तो वहां ऑब्जर्व करने लायक भी कोई चीज नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि ये सारा समस्त सृष्टि, सब आत्माएं, दिव्य आत्माएं, हर तरह की आत्माएं इसीलिए उपस्थित है क्योंकि उसे देखने वाला कोई है वहां मौजूद। कौन है दोस्तों? हम सब देखने वाले ही हैं। तो हमारे गैर मौजूदगी में वहां कुछ उपस्थित ही नहीं है। मां हमें ये बता रही है और यही क्वांटम साइंस का प्रिंसिपल भी है दोस्तों। तो जब आनंद कर्णेश जी ने दोबारा प्रश्न पूछा तो मां ने उसको कंफर्म किया, हाँ बेटा आपने सही समझा। तो आनंद कर्णेश जी मां के शब्दों को समझते हुए एक बार फिर ये सोच रहे हैं कि मां ने ये कहा है कि दिव्य आत्माएं और सारी सृष्टि हमारे सामूहिक मन, जो बहुत ही हमारे तहे में अंदर कहीं छुपा हुआ है, वहां से इसकी सृष्टि होती है। किसकी? दिव्य आत्माएं और विश्व, सारे ब्रह्मांड की। तो वो पूछ रहे हैं मां से, तो मां इसका मतलब ये हुआ कि सारे देवी देवताओं को और ये समस्त ब्रह्मांड को, इनकी सृष्टि हमने की है? क्योंकि आप कह रहे हो कि इन सब की सृष्टि हमारे सामूहिक मन, कलेक्टिव माइंड। कलेक्टिव मतलब एक आदमी नहीं दोस्तों, कई लोगों के मिलने से कलेक्टिविटी होती है। तो मां आपने कहा कलेक्टिव माइंड, इसका मतलब हम सबके मन मिलने से, उन मन से जो सृष्टि हुई है उसी के कारण ये सारे दिव्यात्माएं, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि इसकी सृष्टि हमने की है। तो मां कहती है बेटा हाँ, मैं इसको तुम्हें समझाती हूं। दोस्तों आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सुंदर तत्व मां ने बखूबी हमारे सामने लाकर रखती है। मां कहती है पहले अपने मन को समझने की कोशिश करो। हमने अपने मन को धीरे धीरे इस किताब के जरिए, मां के विवेक के जरिए थोड़ा थोड़ा हमने समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी है दोस्तों। हमने ये समझना शुरू किया था कि ये जो शरीर की जो संवेदनाएं हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी सेंसेशंस, ये शरीर के संवेदना की झील में ये जो बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ नजर आ रहा है, वो हमारे मन का एक भाग है। तो जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, एक छोटा भाग, बर्फ का एक टुकड़ा पानी के ऊपर नजर आता है, पर अगर हम पानी के अंदर देख सके तो वो अंदर वो एक बर्फ का पहाड़ है। उसका जो टिप है, छोटा सा बर्फ का टुकड़ा के समान पानी के ऊपर जो नजर आता है, वही हमें नजर आ रहा है। मन का वही छोटा सा भाग हमें नजर आ रहा है, पर पानी के अंदर वो एक बड़ा पर्वत है दोस्तों। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि पानी के ऊपर जो थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो हमें नजर आ रहा है, जो हमारे मन का भाग हमें नजर आ रहा है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है दोस्तों। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसके सहारे से हम जीते हैं। हमारी ये जो यादें हैं, जो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, या कल के लिए हमें क्या करना है, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड में हम स्टोर करते हैं। हमारी सोच विचार उस कॉन्शियस माइंड से हम उत्पन्न करते हैं। वो हमारे पूरे मन का एक बहुत छोटा भाग है, जो हमारी सोच, हमारे जो इमोशंस, ये सारे हमारे छोटे से कॉन्शियस माइंड से, वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा जो पानी में तैर रहा है। पर पानी के अंदर जो उसका विशाल रूप है, उसके दो भाग हैं दोस्तों। एक सबकॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड से बड़ा है, और एक और भी है
जो इन दोनों से बड़ा है वो है अनकॉन्शियस माइंड। तो हमारे मन के 3 भाग है दोस्तों। एक कॉन्शियस माइंड जो छोटा है, जिससे हम बखूबी हमारे रोज की जिंदगी उसके द्वारा गुजारते हैं। दूसरा भाग जो पानी के नीचे छुपा हुआ है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका हम इस्तेमाल आम रूप से नहीं करते, वो है सबकॉन्शियस माइंड। वो कॉन्शियस माइंड से बहुत बड़ा है। और इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सारे भरे हुए हैं। तो रोज रोज तो हम उसका उपयोग नहीं करते, पर हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे जन्म जन्म के संस्कार हैं, जितने हम बहुत जन्म लेते हुए आते हैं, तो हमारी बिलीफ सिस्टम से ये सारे सुप्त रूप से मतलब छुपी हुई हैं उस सबकॉन्शियस माइंड में। कभी कभी हम रोज कुछ करते रहते हैं, तुरंत कुछ यादें बाहर आती हैं, उसका हमें बेस नहीं होता, हमें ये भी नहीं मालूम कि यादें कहाँ से आ रही हैं। तो ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कभी कभार आ जाते हैं बाहर। जैसा कि काफ़ी लोग बाएं हाथ से लिखने वाले होते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, और उस फैमिली में कोई पेंटिंग करने वाला नहीं है, पर ये लड़का पैदा होता है और 6-7 साल की उम्र से पेंटिंग करना शुरू कर देता है, और माँ बाप चकित हो जाते हैं कि हमने तो कभी इसे सिखाया नहीं। तो ये सारी यादें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जो कभी कभार इनका इतना पावरफुल हो जाता है कि वो बाहर आ जाती हैं। तो ये तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड हुई। पर ये दोनों, ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से भी बड़ा जो भाग हमारा मन का है, जिसे हम यूज करते ही नहीं है दोस्तों, वो है अनकॉन्शियस माइंड। ये मन के ये भागों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने मन के भागों को न समझ पाए, माँ हमें इतने विस्तार रूप से ये मन के खेल को समझा रही हैं दोस्तों, अगर हम ये समझ नहीं पाए तो ये इस किताब के विवेक को बांटने का कुछ पॉइंट ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर हम अपने आप को न समझ सके तो फिर दूसरों को क्या समझेंगे। तो माँ यहाँ कहती है कि तुम्हारे मन का, अभी यहाँ दिव्यात्माओं की बात नहीं हो रही है, ये जो हमारी ये जो दुनिया है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। माँ कह रही है तुम्हारे मन का जो एक भाग है वो तुम्हारा अपना है, इंडिविजुअल माइंड। तुम्हारा अपने का मतलब क्या है? उसे तुम हर दिन उसको यूज करते हो, जो मैं कॉन्शियस माइंड कह रही थी, जिसे हम हर रोज यूज करते हो, वो हमारा है। वो हम जानते हैं कि मेरा मन, तेरा मन। पर गहराइयों में जो अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस नहीं दोस्तों, अनकॉन्शियस, जिसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, जब हम भौतिक रूप से जी रहे हैं, हम ये आभास भी नहीं होता कि हमारे पास एक अनकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस कभी कभी आभास होता है, जैसा कि मैंने बताया, बच्चा पेंटिंग कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है। कई यादें आती हैं, हम कोई जगह देखने जाते हैं, अरे ये जगह तो देखी पहचानी है, और माँ बाप कहते नहीं बेटा मैं तुम्हें कभी नहीं लेके आया, नहीं मैंने तो ये देखा है। तो ये यादें जो हैं, ऐसी यादें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड भी हम थोड़ा बहुत समझते हैं, भले हम इसका उपयोग नहीं करते रोज। पर ये जो तीसरा भाग है मन का, अनकॉन्शियस माइंड दोस्तों, इसका तो हम किसी भी तरह से हमारी जिंदगी में उपयोग करते ही नहीं है। तो माँ उस अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही है, जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, ना ही उसकी आभास है, उसकी फीलिंग भी नहीं हमें होती। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसका माँ कहती है ये एक सामूहिक, ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सामूहिक है। मतलब वो तेरा मेरा नहीं है, जैसा कॉन्शियस माइंड में हम कहते हैं कि मेरा मन है, तेरा मन है। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो किसी का अपना नहीं है, वो सामूहिक है। मतलब वो जो माइंड का भाग है वो सब एक ही, सब उसमें से ही टैप कर रहे हैं। मतलब वो एक ही है, चाहे वो मेरा है, वो तेरा है, वो सबका एक ही अनकॉन्शियस माइंड है, सामूहिक रूप से वो मन है। उस मन का ये महत्व है कि वो इस समस्त सृष्टि की यादों को अपने में समाये हुए है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप कॉन्शियस माइंड को समझते हो कि तेरा मन मेरा मन, सब कॉन्शियस माइंड को हम समझते हैं, कभी कभी यादें बाहर आती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे संस्कार वहां से आ जाते हैं कभी कभार। पर ये जो तीसरा भाग है हमारे मन का, अनकॉन्शियस माइंड, वहां पर तेरा मेरा नहीं है, ये सामूहिक मन है।
जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, सबसे जुड़ा हुआ है, एक, फिर ये अनेक नहीं है। अगर सबसे जुड़ा हुआ है तो यह एक है। एक सामूहिक अनकॉन्शियस माइंड जो है, वहां पर इस समस्त सृष्टि की यादें, जब से यह सृष्टि उद्भव हुआ होगा तब से उसकी सारी यादें इसमें भली भांति सुरक्षित हैं। तो वो देखने वाला कौन है दोस्तों? वो देखने वाला हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। और यहां पर मेरा अनकॉन्शियस माइंड नहीं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड हम सबका है, एक ही है ये। और भले हम जाने या न जाने, हम समझे या न समझे, पर हम इस सृष्टि में जो भी चीज देख रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड का चश्मा पहनकर ही देख रहे हैं। हालांकि हम ये जानते भी नहीं है कि हमने अनकॉन्शियस माइंड का चश्मा पहन रखा है, क्योंकि उसका आभास नहीं होता, यहाँ पर हैंडल नहीं होते, ये हमारे आंखों पे एकदम परत की तरह है अनकॉन्शियस माइंड। इसलिए माँ ने इसको फिल्टर, चश्मा एक ही बात हुई कि आप इस पूरी दुनिया को अनकॉन्शियस माइंड के फिल्टर, अनकॉन्शियस माइंड के जाली के द्वारा देख रहे हो, या और सरल रूप से अनकॉन्शियस माइंड के चश्मा पहनकर इस दुनिया को देख रहे हो। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड का चश्मा है, वो आपका, मेरा, तेरा नहीं है, वो हम सबका है, एक ही चश्मा है। तो हम सब ये अनकॉन्शियस माइंड के चश्मा पहनकर इस दुनिया को देख रहे हैं। और इस अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे में समस्त सृष्टि की यादें समाई हुई हैं। तो उन यादों के चश्मे के जरिए हम इस सृष्टि को देख रहे हैं दोस्तों। तो क्योंकि इसमें यादें समाई हुई हैं, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो सारी यादें उभर आ जाती हैं और चीजें नजर आने लगती हैं। पर मां कहती है कि ये जो देखने वाला है, जो देखने वाला ये जो चश्मे के जरिए देख रहा है, वो एक नहीं है, आप नहीं, मैं नहीं, अलग अलग नहीं। यहां पर सामूहिक देखने वाला, ये जो ऑब्जर्वर है, वो सिंगल नहीं है, वो कलेक्टिव है। हम सब मिलकर एक होकर इस एक चश्मे के द्वारा देख रहे हैं। तो वेदांत में, या हम जब स्पिरिचुअलिटी बुक्स में जैसे हम बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, तो ये ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है कि ऑब्जर्वर कौन है यहां पर। तो तुरंत हम सोचते हैं कि ऑब्जर्वर एक है। नहीं दोस्तों, यहां मां ये कह रही है, यहां जो ऑब्जर्वर है वो सामूहिक ऑब्जर्वर है, एक ही है, पर हम सब समूह के रूप में उस एक में जुड़े हुए हैं और सबको देख रहे हैं। किसके द्वारा? उस अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे के द्वारा देख रहे हैं, जिसमें समस्त सृष्टि की यादें समाई हुई हैं। पर जैसे ही आत्म साक्षात्कार, या वो आत्मा एनलाइटन हो जाती है, वो पर्सन एनलाइटन हो जाता है, तब वो इस ऑब्जर्वर, ये जो देखने वाले का कॉन्सेप्ट है, उसके परे चला जाता है। किसी भी चीज के परे जाने के लिए उस चीज का अवेयर होना बहुत जरूरी है। जब एनलाइटन हो जाता है एक आदमी, तो वो ये समझ जाता है कि मैं इस पूरे सृष्टि को इस अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे के द्वारा देख रहा हूं। ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये सामूहिक सोच है, और मैं उस सामूहिक सोच के जरिए इस दुनिया को देख रहा हूं। जब ये बात उसको समझ में आ जाती है प्रैक्टिकल रूप से, तब ये ऑब्जर्वर के मोड से वो परे हो जाता है, बियॉन्ड। और जब वो परे हो जाता है दोस्तों, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। और जब वो इससे परे हो जाता है, तब वो उस अनंत शून्यता से जुड़ जाता है, जिसमें ये सारे दिव्य आत्माएं, ये जो सारे ब्रह्मांड अलग अलग दिख रहे थे, अब वो एक हो जाते हैं।
एक बार फिर से ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कोई सरल बात नहीं है जो हमारे सामने माँ ने लाकर रख दी। माँ ये कहती है कि जब तक हम एनलाइटन नहीं होते तब तक हमारी यात्रा में ये सारे दिव्य आत्माएं, ये सारे सृष्टि, जितनी भी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, वो हमारे सामूहिक मन से उद्भव हुई है। और वो हमारा सामूहिक मन जहां से ये उद्भव हुई है, वो कैसे? क्योंकि ये सारी यादें उस अनकॉन्शियस माइंड में समाई हुई है। तो हम अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं? वो चश्मा पहनकर सारी यादें उस चश्मे के द्वारा बाहर आती हैं और हमें वो दिव्य आत्माएं, वो सृष्टि जहां पर हम जी रहे हैं, सबका हमें आभास होता है, एक ट्रू फीलिंग आती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए आप कभी कभी थीम पार्क जाते हैं तो आप उस व्हीकल्स में चढ़ते हैं, उन गाड़ियों में चढ़ते हैं जिसमें आपको 3 डायमेंशन या वो चश्मा दिया जाता है। फिर स्क्रीन में आपको देखने को बोलते हैं और स्क्रीन पे ट्रैक्स होते हैं और आप एक कार में चढ़े हैं तो आपको लगता है कि आप सही में वो कार चला रहे हैं दोस्तों। पर वहां पर आप कार में सिर्फ बैठे हुए हैं, वो गाड़ी थोड़ी इधर उधर हिलती होगी पर वो स्टेशनरी है, वो कहीं जा नहीं रही है। पर जब आप स्क्रीन में देखते हो वो चश्मा पहनकर, वो 3 डायमेंशन वाला चश्मा, तो आपको ये नहीं लगता कि आप कहीं नहीं जा रहे। आपको लगता है आप उस ट्रैक में तेजी से गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, सब कुछ सही लगता है। पर जैसे ही आप वो चश्मा निकाल देते हो, आप समझ जाते हो कि आप उस रेस ट्रैक का भाग हो ही नहीं। जब तक आप चश्मा पहन के हो तो आप उन सब का भाग बन जाते हो। इसी प्रकार जब आप इस दुनिया को उस अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे के द्वारा देखते हो तो उस अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी सृष्टि की यादें हैं वो सब आपके लिए सही सत्य हो जाती हैं। जैसे कि गाड़ी में बैठकर जब आप 3 डायमेंशन पहनकर स्क्रीन पे देखते हो तो आपको सही में लगता है कि आप चला रहे हो। इसी प्रकार वो सारी यादें सही हो जाती हैं। सो आपके लिए सृष्टि है, ब्रह्मांड है, दिव्य आत्माएं हैं। पर जैसा ही मनुष्य एनलाइटन हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि मैं ये सब चीजें इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मैं इसे उस अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे के द्वारा देख रहा हूं, और जैसे ही इस बात का उसे समझ में आ जाता है तो वो उससे परे चला जाता है। और जैसे ही वो परे चला जाता है वो उस अनंत शून्यता से मिल जाता है। और उस अनंत शून्यता में ये सारी दिव्य आत्माएं, ये सारी सृष्टि जो हमें अलग अलग दिख रही थी, वो सब एक तत्व में पिघल कर एक हो जाते हैं। इतने अद्भुत रूप से माँ ने ये क्वांटम साइंस के प्रिंसिपल्स को हमारे सामने इतनी सरलता से लाकर रख दिया, क्योंकि क्वांटम साइंस में यही बताया गया है कि इफ देयर इज नो ऑब्जर्वर देयर इज नथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड। देखने वाला कोई नहीं है तो वहां देखने लायक चीज भी कोई नहीं है। तो उसे माँ ने इतने अद्भुत रूप से अनकॉन्शियस माइंड के चश्मे के द्वारा हमें इतने अद्भुत रूप से इस बात को समझाई है। दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।